गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की, जिसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो मॉडर्न फिजिक्स का है वो है एटम एंड न्यूक्लियस। मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं उस मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे बेसिक लेक्चर होता है वो ग्रेजुएशन के लिए या क्लास 12th के लिए सिर्फ एटम टॉपिक से स्टार्ट होता है कि एटम होता क्या है। एटम के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहले एटम के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था कि अगर किसी चीज़ को हम तोड़ना स्टार्ट करें तो जो सबसे लास्ट में बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, अणु। तो उन्होंने एटम का नाम सबसे पहले अणु दिया था। उसके बाद थ्योरीज बढ़ती गई, जैसे कि जॉन डाल्टन थ्योरी आई। जॉन डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे आप क्या कहते हैं, एटम। उन्होंने कहा था, जैसी साइंस तब तक थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरीज दी। उन्होंने कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब तब तक चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई थी इस तरीके से कि वो बता सके कि चार्ज है उसके ऊपर या नहीं। तो उन्होंने कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या चार्ज के बारे में उन्होंने डिस्कशन नहीं किया था। तो हम समझते हैं कि उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा। उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि एटम स्फेरिकल होगा, जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होगी और उससे छोटा कभी भी कुछ पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जॉन डाल्टन थ्योरी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने जॉन डाल्टन थ्योरी को फेल किया। उसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया। रदरफोर्ड मॉडल एटम को बोर्स मॉडल ने फेल किया। बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया। बोर्स मॉडल की जो थ्योरी थी, बोर्स मॉडल जो था उसे श्रोडिंगर, बाल्मर वगैरह ने फेल कर दिया। कुछ समय तक 30 या 35 साल के आसपास केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन द एलिप्टिकल पाथ। जैसे कि बोर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कुलर पाथ। वो सर्कुलर थ्योरी फेल हुई थी और उसके बाद एलिप्टिकल थ्योरी पढ़ी जाने लगी। उसके बाद वो भी फेल हो गई जब हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट आए सीवी रमन, और सीवी रमन ने एक स्पेक्ट्रा दिया और स्पेक्ट्रा के बाद पता चला कि श्रोडिंगर थ्योरी भी फेल थी। मतलब जो आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि डंबल शेप बन गया, कहीं इलेक्ट्रॉन ने इस तरीके से स्पिन किया और ये किया, वो ज़्यादा तो मुझे केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता। तो वो सीवी रमन के अकॉर्डिंग, मतलब सीवी रमन का थ्योरी अभी तक फेल नहीं हुआ है, तो सीवी रमन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सभी शेप और साइज गलत हैं ऑर्बिट के। जहाँ तक ऑर्बिट का सही साइज आज तक देखा गया है तो ऑर्बिट का सही नेचर होता है वेव नेचर, जो बताया गया है थ्योरीज में और जिसके अभी तक कोई लिमिटेशन नहीं निकले हैं। उसमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऐसी होती है। उसमें क्या कहा जाता है कि जो सबसे नजदीक का डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, इसे कहेंगे आप ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद जो सबसे दूर का होगा उसे कहेंगे आप एक्साइटिंग स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक्साइटिंग स्टेट में अगर 10⁻⁻8 सेकंड के अंतर्गत आप इस इलेक्ट्रॉन को एक आयोनाइजेशन एनर्जी नाम की एनर्जी दे देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाएगा और कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर इतने कम समय के अंदर आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं दे पाते हैं, मैंने यहाँ से एक्साइटिंग एनर्जी दी थी, एक्साइटिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा था, आपको 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर अंदर इसे देनी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इतने समय में आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने सबसे नजदीक की ग्राउंड स्टेट में नीचे गिर जाता है। मान लीजिए आपने इसे कुछ एनर्जी दी थी और जिसे लेकर के यहाँ पर पहुंचा था, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी से नहीं दी तो ये वापस गिरने के लिए अपनी उस एनर्जी को बाहर निकाल लेगा फोटोन की प्रेजेंस, फोटोन की फॉर्म में। जब फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकालेगा तो एनर्जी एक रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगी, जैसे कि एलईडी वर्क करती है। और एलईडी वर्क करती है और सीवी स्पेक्ट्रा को फॉलो करती है, सीवी रमन स्पेक्ट्रा को। तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी, लगभग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट ऐसी होती होगी। चलिए हम थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए थे, हम बात करेंगे सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर की। सबसे पहले बात करते हैं एटम। सबसे पहले थ्योरी दी गई थी जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग, क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो था, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। बस आपको दो चीजें याद रखनी है। उन्होंने कहा था इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, और इसके बाद उन्होंने कहा
कि इट इज स्फेरिकल ऑफ रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर। अब अगर आप गौर फरमाए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पर, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पर, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पर, आप लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़कर गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको बताया गया होगा कि जब डिस्कवरी की गई एटम की, थॉमसन ने जब डिस्कवरी की एटम की, तो पता चला कि एटम की रेडियस लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर ही है। तो मतलब जॉन डाल्टन को याद इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने एटम की एक लगभग करेक्ट रेडियस बताई। हाँ, ये पोस्टुलेट उनका गलत था, रॉन्ग था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक पोस्टुलेट तो उनका सही था। एटम को डिस्कवर तो सबसे पहले किया था आर्यभट्ट ने, लेकिन एक्सप्लेन सबसे पहले किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर जी? अच्छा, इसके बाद आए थॉमसन। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा जरा। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या था? उन्होंने कहा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले कि एटम एक स्फेरिकल शेल जैसा है जिसकी रेडियस भी अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन जो थी 10 टू द पावर -10 मीटर, वो सही है, लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है, उसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और डिस्कवरी भी तभी स्टार्ट हुई थी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की। कॉन्सेप्ट क्लियर? उन्होंने कहा एटम के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उनसे लगभग 10, 20, 50 साल पहले तो नहीं, लगभग ऐसा कोई 35 साल पहले हुआ था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। मतलब कि क्या कोई चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर होता है या नहीं होता है। जब एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी कि एटम से कुछ छोटा भी होता है नहीं होता है, तो लगभग उनसे 35 साल पहले इस चीज पर साइंस ने काम करना स्टार्ट किया था। आप ग्रेजुएशन की बुक्स में जो थ्योरेटिकल बुक्स होती हैं उसमें ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एटम इज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर, और ये बताया गया कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब दोनों की संख्या बराबर होती है, दोनों के नंबर बराबर होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है एटम को, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आज आपको एक चीज पता चलेगी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने आपसे कहा एक वायर है और वायर के अंदर करंट चलता है आई, तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा? तो आप क्या कहेंगे? ये अनचार्ज्ड होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? करंट इलेक्ट्रॉन कब पैदा करता है? जब वो अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करता है। और चार्ज तो तब होगा या तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर आ जाए, वो तो वहीं के वहीं खड़े होकर के ऑसिलेट करते हैं केवल, तो करंट फ्लो होता है। तो एक चार्ज वायर के अंदर करंट है या नहीं है वो अलग चीज होगी, और एक करंट कैरिंग वायर के अंदर चार्ज है वो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल भी गलत बात है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके अंदर चार्ज होगा। चार्ज तो तब होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो तब होगा जब या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले हो या उस पर इलेक्ट्रॉन्स आए हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो एटम के अंदर बराबर है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन, और पूरे वायर के अंदर एटम है। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वायर पूरा न्यूट्रल है, भले इसके अंदर करंट चलता हो या ना चलता हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का फंडा थोड़ा सा अलग था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है? अगर किसी बल्क पीस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हलचल होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैदा करते रहते हैं। आप मॉडर्न फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। हम यहीं पहुंचते हैं एटम पर। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया, एक्सप्लेन किया एटम को, उसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या था? एटम इज स्फेरिकली न्यूट्रल, ठीक है जी, स्फेरिकल न्यूट्रल सेल जिसकी रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर है, और जिसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज होता है बिल्कुल इक्वल अमाउंट का,
1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन के ऊपर यही पॉजिटिव में होता है, इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कांसेप्ट क्लियर। अब यहां देखिएगा, यहां थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में एक लिमिटेशन थी। उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो पोस्टुलेट है जो उनका फेल हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम एज द शीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे कि तरबूज के अंदर बीज बिखरे हुए होते हैं, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, और कंसंट्रेट नहीं होते हुए एक जगह पर, वो क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एटम के अंदर बिखरे हुए हैं। ये थ्योरी गलत साबित कब हुई, जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस की बात चली। बाल्मर थ्योरी आई स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब पता चला कि कुछ तो इसमें लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है वो आगे आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको, वो डिस्कस करता चला जाऊंगा। जरा समझिएगा, सिर्फ इतनी बात समझिएगा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का मेन ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ये बात कही थी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम एज शीट्स इन द वाटरमेलन। यही पोस्टुलेट उनका, उनके मॉडल का फेलियर बना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो न्यूक्लियस का बनना पॉसिबल नहीं था, और न्यूक्लियस होता है तो मतलब उनका ये पोस्टुलेट गलत था। कंसेप्ट क्लियर आदित्य, कंसेप्ट क्लियर। चलो इसके बाद देखो जरा ध्यान से, अब बात करते हैं जी, वो किस किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस मॉडल से, जो उनके ड्रॉबैक निकले। पहला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब अगर हाइड्रोजन के किसी अलग ऑर्बिट से, बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो रेडिएशन पैदा करता है, वो रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे थॉमसन। कांसेप्ट क्लियर। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था इनका, कि आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डिंग की, तो लगभग 99.7% अल्फा पार्टिकल्स सामने निकल गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और अल्फा पार्टिकल 8000 चलते हैं एक लाइन में, एक बीम की फॉर्म में, ज्यादा भी चल सकते हैं। दरअसल अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स की जो सबसे मेन बुक है असल सिंगल, उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊंगा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या कहा गया था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से सेट किया था कि एक बीम की फॉर्म में पैरेलली 8000 अल्फा पार्टिकल चले, और 8000 में से जो बीच का पार्टिकल था वो यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन वो वापिस आता हुआ दिखाई दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तब पता चला कि ये अल्फा पार्टिकल किसी हैवी चीज से टकराया है, जिसके कारण ये वापस आया है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इससे टकराया ही नहीं था, ये सिर्फ टकराने से पहले ही वापस पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आपको केमिस्ट्री में क्या बताया गया था कि इससे टकराया, टकराने के बाद वापस गया। आज आप खुद कहेंगे कि ये टकराया ही नहीं था, ये टकराया ही नहीं था। जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। बगैर टकराई चीज कैसे वापस गई, मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मान लो तो एक लड़की को फूल देने के लिए चल दिया, लड़की ने चांटा नहीं मारा तो उसकी आंखों से खौफ खा था, वापस मुड़ गया। हो सका ना तेरे साथ ऐसा पॉसिबल, तो ऐसा अल्फा पार्टिकल के साथ भी पॉसिबल होगा। आगे समझ, अब यहां कंसंट्रेट कर। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, जरा समझिएगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा, सर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बिल्कुल ठीक था, कुछ गलतियां थी, जो गलतियां थी वो इस प्रकार सही की जा सकती है। साइंटिस्टों में बहुत ही रेस्पेक्ट दें, सभी एडिशन नहीं होते, समझ रहे ना। बाकी वो एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। एडिसन जैसे बदतमीज लोग अलग थे। तो क्या सीन था,
उन्होंने कहा कि सर आपका मॉडल बिल्कुल सही है, रेस्पेक्टफुली बात कही गई बिल्कुल, कि एटम स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बिल्कुल बराबर है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज होने के कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बस थोड़ी सी एब्रिविएशंस कहाँ है कि सारा का सारा एंटायर पॉजिटिव चार्ज, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सारा का सारा एंटायर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर सिचुएट है, न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स। एटम होगा, एटम का कोई एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो सारे के सारे प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे, उन्होंने ये कहा। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये बात रदरफोर्ड ने कही। कॉन्सेप्ट क्लियर? रदरफोर्ड ने मेनली दो ही चीजें कही इसके बारे में। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज एंटायर इनसाइड द न्यूक्लियस and electrons are revolving on the circular path around the nucleus. Concept clear? अब आप समझेंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम कैसे रहे थे। दरअसल समझिएगा, न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक की दूरी मैंने r मान ली, इलेक्ट्रॉन तक की, और इलेक्ट्रॉन का मास मैंने मान लिया m। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस ने एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया और दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगा ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने k मान लिया। Q1 मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या सॉरी प्रोटॉन पर चार्ज इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। कितना चार्ज होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एक प्रोटॉन पर चार्ज Ze, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? E, और दोनों के बीच की सेपरेशन r²। इलेक्ट्रॉन की स्पीड न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही ज्यादा। उस स्पीड पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसे बाहर की तरफ धकेलता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर खींचता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा स्पीड पर बराबर हो जाता है। तब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यह भी ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो ये नहीं बता पाए थे कि जो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी, ये किस कंडीशन पर बनेगी? जब स्पीड बहुत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। समझ रहे ना मेरी बात? और वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं बता पाए। जब उनसे रदरफोर्ड ने पूछा, आप ये बताइए जरा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा अट्रैक्शन के कारण वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा तो फिर तो एटम की पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके मॉडल की। तो इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनका भी मॉडल फेल होना स्टार्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? किसने की थी? रदरफोर्ड। तो देखते हैं रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की थी। मैंने आपको बताया था भी कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा ही नहीं था, और आप लोगों ने क्या पढ़ा बुक्स में? वो उससे टकराने के बाद वापस आ गया था। यही पढ़ा था आपने क्लास 11 में। आपने खुद ही तो कहा मुझे कि हमें तो ये पढ़ाया गया था, नोट्स में पढ़ाओ या बुक्स में पढ़ाओ किसी। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले एक चैम्बर बनाया लेड का, क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव है, आपको पता भी होगा। लेड एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होने में लगभग 10,000 साल ले लेता है। ठीक है, कम रिएक्टिव एलिमेंट है। और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। आपको सिर्फ शायद ये पता हो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया था वहां पर, लेकिन मैं बताऊंगा उन्होंने जो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया था, उस एलिमेंट का नाम था बिस्मुथ। क्या नाम था? बिस्मुथ। और उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 83। और उन्होंने क्या किया? इसे हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया। हाई पोटेंशियल से जब इसे एनर्जी मिली तो इस एलिमेंट के अंदर से ये जो सेपरेशन है ये इस प्रकार से बनाई गई थी कि 8000 अल्फा पार्टिकल पैरेलली ऐसे चले। कॉन्सेप्ट क्लियर? और एक बीम निकल करके चला यहां से अल्फा पार्टिकल्स का।
आप में से जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो ये समझते होंगे कि जब अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो बीम की फॉर्म में कैसे चलता है, वो तो स्कैटर हो जाता, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता। फिर उन्होंने यूज किया वहां पर एक कोलीमेटर। कोलीमेटर का काम क्या होता है, किसी भी स्कैटरिंग पार्टिकल या रेडिएशन को एक बीम की फॉर्म में लेकर के चलता। एनोड और कैथोड की हेल्प से बनाया जाता है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस कोलीमेटर ने अल्फा बीम को एक स्टेट पाथ पे लेके चलना स्टार्ट कर दिया। लगभग उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में 10 मीटर पर, कई बुक्स में 2 मीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन कई में 7 मीटर भी लिखा हुआ है, और मॉडर्न फिजिक्स की जो मेन बुक्स है उनमें 10 मीटर डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो लगभग 10 मीटर पर एक गोल्ड फॉइल लगाया, गोल्ड फॉइल। और जो आपने वहां नोटिस किया, जो उन्होंने वहां नोटिस किया था, वो क्या था कि लगभग 99.7% अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर करके निकल गए। 99.7% अल्फा पार्टिकल्स। बचे कितने? 0.3% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। 0.3% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में से लगभग मैक्सिमम, मतलब इसका भी लगभग 99.9% अल्फा पार्टिकल्स किसी थीटा एंगल पर स्कैटर हो गए। यहां पर थीटा पर, यहां पर थीटा पर। कॉन्सेप्ट क्लियर। और 8000 अल्फा पार्टिकल जो बीम में थे, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल हर 8000 अल्फा पार्टिकल में से वापस चल। आप समझ रहे होंगे कि सर रदरफोर्ड जी ने 8000 अल्फा पार्टिकल ही बीम की फॉर्म में क्यों लिए थे। दरअसल उन्होंने क्या सोचा था कि अल्फा पार्टिकल का साइज एटम के रेस्पेक्ट में कितना है। वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा अगर एटम इतना बड़ा है तो 8000 अल्फा पार्टिकल एक फॉर्म में चलेंगे, और एटम से जब टकराएंगे, एटम से जब ये टकराएंगे तो देखते हैं उसे पेनिट्रेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब जो ये एरिया बनता है एटम का, यहां से यहां तक, ये जो डायमीटर है एटम के डायमीटर के बराबर 8000 अल्फा पार्टिकल्स ही एक बीम की फॉर्म में चल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद यहां ZnS की एक सेंसिटिव शीट लगाई गई। ये इतनी सेंसिटिव होती है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप छेद गिन सकते हैं इसमें कि कितने छेद हैं। जी, जिंक्शन। जब वो छेद हुए तो पता चला कि 99.7% अल्फा पार्टिकल आ गए थे। कुछ छेद नहीं हुए तो पता चला कि यहां तो अल्फा पार्टिकल थे ही नहीं, और इसे पूरा कवर किया गया था से। किसी थीटा एंगल पर भी अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटर किया था तो उसके बारे में भी उसे इन्फॉर्मेशन थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन थी कि अल्फा पार्टिकल यहां टकराया, तो एंगल कैलकुलेट कर लिया गया कि कितने डिग्री के एंगल पर टकरा। कॉन्सेप्ट क्लियर। 100% सेटिस्फाई आप लोग। अच्छा, अब बात करते हैं इस लावारिस अल्फा पार्टिकल की कि अल्फा पार्टिकल कहां से गया। अब इस पॉइंट को आपको जूम करना पड़ेगा, तब आपकी समझ आएगा कि अल्फा पार्टिकल वापस गया तो गया। चलो जी, इसे जूम कर लेते हैं पॉइंट को, और जूम करने के बाद ये आपको ऐसा नजर आएगा। मैं आपको ये बात बता चुका पहले ही कि डायमीटर ऑफ एन एटम के बराबर 8000 अल्फा पार्टिकल एक बीम की फॉर्म में चल सकते हैं। ये बात आपने नोट कर ली। हैप्पी, समझ आ गया। चलिए जरा देखिए एक बार, वो जो मैंने जूम किया पॉइंट, तो वो बना वहां पर न्यूक्लियस। क्या बना? न्यूक्लियस। और जो बिल्कुल मिड लाइन थी वो ये थी, और जो कुछ दूर थे अल्फा पार्टिकल वो ये थे, और जो और दूर थे वो अल्फा पार्टिकल ये थे। दरअसल आप समझिएगा, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, total positive charge of the atom and positive mass of the atom is entire inside the nucleus। तो मतलब यहां न्यूक्लियस था। सवाल तो ये भी उठता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली थी। दरअसल उन्हें एक ऐसी थिन शीट की रिक्वायरमेंट थी जो बहुत ही पतली हो जाए। और आप याद रखिएगा,
गोल्ड फॉइल की जो वहां थिकनेस ली गई थी वो 10 टू दी पावर -8 मीटर के बराबर ली गई थी, कुल 10 टू दी पावर -8 मीटर के बराबर। सवाल उठता है कि हम सिल्वर की भी इतनी पतली शीट बना सकते हैं, तो महंगा गोल्ड क्यों लिया? महंगा गोल्ड इसलिए लिया गया क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक नंबर कम है और गोल्ड का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। मुझे किसी ऐसे न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो, प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो, ताकि मैं इस एटॉमिक मॉडल को समझने में कामयाबी हासिल कर सकूं। कांसेप्ट क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसे थिन शीट की फॉर्म में लिया जा सकता है और एटॉमिक नंबर भी ज्यादा। कांसेप्ट क्लियर? तो उन्होंने क्या लिया, गोल्ड लिया था, गोल्ड फॉइल ली थी और उसकी थिकनेस भी आपको पता चलेगी, वो कितनी दूरी पर ली गई थी वो भी पता चल गया आपको, किस एलिमेंट से आपने अल्फा पार्टिकल निकाले थे वो भी पता चल गया, किस चैम्बर के अंदर उस एलिमेंट को रखा गया था वो भी पता चल गया, और किस तरीके से उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन की थी जिंक सल्फेट की एक सेंसिटिव शीट की हेल्प से, और उसके बाद उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से गिन लिया। कांसेप्ट क्लियर? अब इसके बाद समझिएगा जरा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे शेल्स में। पहले कुछ ऐसा नंबर ऑफ शेल्स की बात नहीं थी, इतनी ज्यादा कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि शेल के अंदर घूमते हैं, ये भी नहीं था स्पेसिफाइड कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे में 8 होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जरा सोचिएगा, अल्फा पार्टिकल 7000 गुना ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर एक अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, क्या इलेक्ट्रॉन रोक सकेगा अल्फा पार्टिकल को? अल्फा पार्टिकल तो 7000 गुना भारी है, तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, यहां से निकल, ये भी निकल गए। अब इनकी बारी है, जो और अल्फा पार्टिकल थे, ये न्यूक्लियस के नजदीक आया। यहां न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 79 प्रोटॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के अंदर 79, अल्फा के ऊपर +2e चार्ज, यहां +70 e चार्ज, 79 e चार्ज। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक तो रिपल्सन होगा यहां, तो सीधी सी बात है कि ये अल्फा पार्टिकल जो बीच में था ये न्यूक्लियस तक पहुंचा ही नहीं था, ये बीच में ही रिपेल कर दिया गया था। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको कैसा नजर आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ 9.7% अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए। अब एक अल्फा पार्टिकल ये बीच का था और ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स से डेफिनेट हो गए। कांसेप्ट क्लियर? जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मिड लाइन से लेकर के पहले वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के चेंज होने का, इसे बोलते हैं आप इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर। और यहां से अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस ने रेपेल कर दिया क्योंकि इसके ऊपर +2e चार्ज है और इसके ऊपर प्लस का 79e चार्ज है। तो यहां से लेकर के न्यूक्लियस के सेंटर तक की दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। 14 फरवरी आने वाली है, आपको पता भी होगा, कई बार आप लोग फूल लेकर जाया करो किसी के पास और उसके अनपढ़ डर के वापस आ जाओ, तो वो वहां से लेकर उस लड़की तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप कितनी दूर तक उस तक पहुंच सके। कांसेप्ट क्लियर? अच्छा जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा ध्यान दीजिएगा, चलते हुए अल्फा पार्टिकल चल रहा था और चलते हुए अल्फा पार्टिकल की यहां पर आने पर वापस गया हो, तो मतलब यहां किसी इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए वो रुका होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हुई होगी, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? K1/4πε0। फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0 Q1 × Q2/R। Q1 न्यूक्लियस पर चार्ज, Z × E और अल्फा पार्टिकल पर 2E, दोनों के बीच की सेपरेशन R। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन मैंने आपको
चंद लफ्जों में कुछ दास्तां ऐसी बताई कि आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी समझ आ गया। कोई दिक्कत? तो आज आपको कंफर्म होगी बात क्या कि वो अल्फा पार्टिकल किसी चीज से टकराया ही नहीं था। हाँ, वो 8000 में से वो अल्फा पार्टिकल जो वापस गया, हमें क्या कहा गया था लास्ट ईयर, वो टकराकर एक अल्फा पार्टिकल वापस चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में, रदरफोर्ड के फेलियर के बारे में और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। थैंक यू।